अच्छा, ये हमारा है सेल टैक्स का लेक्चर पार्ट 5 है। नहीं, 5 तो पिछला अभी जो स्टॉप किया 6 है ये। अच्छा, अब है टैक्सेबल सप्लाईज को पढ़ते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी होती हैं? हाँ, इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, थोक फरोश यानी होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर की तरफ से सेक्शन 13 के तहत 13वें सेक्शन के तहत एग्जेम्प्ट की गई गुड्स की सप्लाई के अलावा तमाम किस्म की सप्लाई से मुराद टैक्सेबल सप्लाई है। यानी जो सेक्शन 13 के अंडर गुड्स आती हैं वो हैं ही एग्जेम्प्ट, उन पे टैक्स ही नहीं लगता। ठीक है। इनके अलावा जितनी इनके अलावा इनके अलावा जितनी भी गुड्स हैं, अगर उनको सप्लाई किया जाए यानी फ़रोख्त किया जाए, सेल किया जाए, एक ओनरशिप से दूसरे ओनरशिप में जाए, तो वो टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है। ठीक है ना। सेक्शन 13 के अलावा जितनी भी गुड्स हैं अगर वो सप्लाई की जाएं और वो भी टैक्सेबल गुड्स, तो उसको टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। एंड इंक्लूड्स अ सप्लाई ऑफ गुड चार्जेबल टू टैक्स एट रेट 0%। ऐसी गुड्स को भी टैक्सेबल सप्लाई में लिया गया है कि जिसका रेट 0% है। मिसाल के तौर पे जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे 0% सेल टैक्स है, तो ऐसी तमाम गुड्स कि जिन पे 0% लग रहा है और जो सेक्शन 13 के अंडर नहीं आती, वो सारी गुड टैक्सेबल सप्लाईज हैं। समझ आ गई? यानी सेक्शन 13 के अंडर जो गुड्स हैं वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, इसके अलावा जितनी भी गुड्स हैं वो टैक्सेबल सप्लाई हैं, चाहे उन पे 0% रेट ही क्यों ना लग रहा हो। अब आप यहाँ पे ये सवाल उठाएंगे, ये एग्जेम्प्ट मतलब से ये तो समझ आता है कि एग्जेम्प्ट है, ये 0% भी तो एक ही तरह से एग्जेम्प्ट है ना, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क अभी जाके हम समझेंगे। सिर्फ आप यहाँ ये याद रखें कि जो गुड्स हैं सेक्शन 13 के अंडर वो एग्जेम्प्ट हैं, उनको टैक्सेबल सप्लाई नहीं कहते, और इसके अलावा जितनी भी गुड्स हैं वो टैक्सेबल गुड्स हैं, चाहे किसी पे 0% ही रेट क्यों ना लग रहा हो, वो भी टैक्सेबल गुड होती है। क्लियर? आगे चलें। जी, वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती, जो ज़ीरो रेटेड होती हैं वो टैक्सेबल सप्लाई होती हैं। अब पढ़ते हैं ये क्या होता है टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है ना। ये जो टैक्सेबल सप्लाई मैं पढ़ रहा हूँ ये सेक्शन 4 है। ठीक है ना, इधर लिखा नहीं हुआ था, मैंने कहा आपको बता दूँ। अब है ज़ीरो रेटेड सप्लाई से मुराद ऐसी टैक्सेबल सप्लाई जिस पर सेक्शन 4 के मुताबिक ज़ीरो रेट पर टैक्स चार्ज किया जाता है। ज़ीरो रेट यानी उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जेम्प्ट है। दोनों में फ़र्क है, अभी फ़र्क आगे आ जाएगा। फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी गुड्स हैं, कौन सी ऐसी टैक्सेबल गुड्स हैं या कौन सी ऐसी टैक्सेबल सप्लाईज हैं कि जिन पे ज़ीरो रेट लगता है। पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे जाके हम ज़ीरो रेट और एग्जेम्प्ट जो गुड्स होती हैं उन दोनों का फ़र्क समझेंगे। अच्छा, अब ये है टाइप्स ऑफ ज़ीरो रेटेड गुड्स। अब कौन कौन सी ऐसी गुड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टैक्सेबल सप्लाईज हैं कि जिन पे 0% रेट लगेगा, यानी बिल्कुल रेट लगेगा ही नहीं। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी गुड्स। एक्सपोर्ट, ऐसी गुड्स जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उन पे 0% रेट होता है, मतलब टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक है ना। और आगे वो कह रहा है गुड्स स्पेसिफाइड इन फिफ्थ स्केजुअल। फिफ्थ स्केजुअल में जो गुड्स दी हुई हैं उनके उसके अंदर जो स्पेसिफाई किया हुआ है फिफ्थ स्केजुअल में, अगर वो मुल्क में बेची जाएं या मुल्क से बाहर बेची जाएं तो उन पे 0% रेट है। जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाती हैं वो 0% उन पे रेट लगता है। अब उनका चाहे ताल्लुक किसी भी स्केजुअल से हो, किसी थर्ड स्केजुअल से भी है। थर्ड स्केजुअल वाली गुड्स आपको पता है कि वो उसमें रिटेल प्राइस होती है और उन पे 17% टैक्स लग रहा होता है, लेकिन अगर वही सेम गुड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है। और आगे वो कह रहा है कि ऐसी गुड्स जो फिफ्थ स्केजुअल में स्पेसिफाई की गई हैं, फिफ्थ स्केजुअल को आप लेक्चर के बाद खोल के देखिएगा,
तो उसमें जितनी भी गुड्स हैं अगर वो मुल्क में बेची या ख़रीदी जा रही हैं या मुल्क से बाहर जा रही हैं तो वो तो वैसे ही 0% है, लेकिन अगर चाहे उन्हें मुल्क में भी उनकी ख़रीदो फरोख्त हो रही है तो उन पे कोई टैक्स नहीं है, 0% है, एग्जेम्प्ट नहीं है, ज़ीरो है, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब ये पॉइंट है सप्लाई ऑफ स्टोर एंड प्रोविजंस ऑफ कंजम्पशन अब्रॉड अ कन्वीनियंस प्रोसीडिंग टू। अच्छा, मैं इसको अब समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई हवाई जहाज़ मुसाफिरों को लेके मुल्क से बाहर जा रहा है और आपको पता है कि रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ सामान भी हवाई जहाज़ में रखा जाता है, जिस तरह के आप ये फैसल मूवर डाइवो इन पे सफ़र करते हैं तो रिफ़्रेशमेंट के लिए आपको कुछ पेश किया जाता है। अब अगर मुल्क से बाहर जा रहा है कोई हवाई जहाज़ और साथ में वो अपने हवाई जहाज़ में कोई रिफ़्रेशमेंट के लिए खाने पीने की कोई भी चीज़ें उसने ख़रीद के रखी हैं तो उन पे भी 0% टैक्स होता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें ही क्यों ना हों। जब वो मुल्क से बाहर जा रही हैं खाएंगे वही लोग जो हवाई जहाज़ में बैठे हैं, जो पाकिस्तान से जिन्होंने उड़ान भरी है, लेकिन उनके ऊपर उन अशिया के ऊपर जो वो हवाई जहाज़ में जा रही हैं लोगों के साथ, उन अशिया पे चाहे उनका ताल्लुक थर्ड स्केड्यूल से है जिससे है उन पे 0% टैक्स रेट होगा, यानी उन पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या? सेल टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, आगे वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी ये अख्तियार है, अगला पॉइंट है कि फेडरल गवर्नमेंट को ये अख्तियार है कि वो किसी भी गुड को ज़ीरो रेटेड कर सकती है, किसी भी गुड को ज़ीरो रेटेड कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट के पास। अब ये जो अख्तियार है एफबीआर के पास नहीं है, ये बहुत बड़ा अख्तियार है। अब देखें ना, जब चीज़ बहुत बड़ी हो तो ये अख्तियार ऊपर वाले अथॉरिटी के पास चला जाता है। बाज़ हमने देखे थे, बाज़ अख्तियारात एफबीआर के पास होते हैं और बाज़ कमिश्नर इनलैंड के पास और बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास अख्तियार होते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शंस ऑफ एफबीआर तो उसमें बताया था कि अथॉरिटीज़ जो होती हैं, पावर्स जो होती हैं, वो दो हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, एक बोर्ड की होती है और एक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की होती है। तो वहाँ सारी उनकी अथॉरिटीज़ एक जगह इकट्ठी की हुई थी। अब जब हम सेल टैक्स को पढ़ रहे हैं तो आप डिफरेंट जगहों पे देख रहे हैं कि कभी फेडरल गवर्नमेंट को हिट करता है कि ये इसका अख्तियार है, कभी ये इसका अख्तियार है। तो अब आप जब दोबारा जाके वो फंक्शंस ऑफ एफबीआर वाला लेक्चर देखेंगे या नोट्स देखेंगे, अब आपको उन पावर्स की मज़ीद और बेहतर समझ आएगी। तो इस बात ये विद इन ब्रैकेट बात थी। हम बात की तरफ वापस आते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन करके मदरजा वाला गुड्स के अलावा भी, यानी ऊपर जो गुड्स दी हुई हैं उन पे तो ज़ीरो लग रहा है, इनके अलावा भी किसी भी गुड को वो ज़ीरो रेटेड कर सकता है। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास अख्तियार है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4 पॉइंट आपने याद रखना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाती हैं, एक्सपोर्ट पे 0% क्यों है? ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ठीक है ना। अब चाहे उसका ताल्लुक किसी भी स्केड्यूल से है, मिसाल के तौर पे यही हम बिस्किट्स ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, मिल्क पैक ले लें, ये इस पे 17% मुल्क में चार्ज हो रहा है, लेकिन यही चीज़ें जब आप बाहर भेजने लग जाओगे तो इस पे 17% हट जाएगा, 0% चार्ज है। और इसके अलावा 5th स्केड्यूल में जो चीज़ें दी हुई हैं उन पे भी 0% रेट होता है। और इसके अलावा जो है आप हवाई जहाज़ में या बाहर सफ़र कर रहे हैं मुल्क से और कोई भी चीज़ ख़रीद करके बाहर ले जा रहे हैं, चाहे रास्ते में खाएंगे, वहीं जा के खाएंगे या जो भी है, तो उस पे भी 0% है, उस पे भी 0% रेट है। और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वो किसी भी गुड को, इनके अलावा भी किसी गुड को ज़ीरो रेटेड कर सकता है। तो समझ आया? अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत ज़ीरो रेटेड सप्लाई पर दिए गए इनपुट टैक्स का रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, एक मिनट मैं वो पिक्चर खोल ही लेता। अच्छा, अब ये देखें, हम मिसाल लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि टैक्स लाइबिलिटी मालूम करने का क्या फार्मूला है, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरर जब गुड सप्लाई करता है होल सेलर को तो ये इससे आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर लेता है। और
ये जो प्रोड्यूसर होता है ये मैन्युफैक्चरर को जब गुड सप्लाई करता है तो ये इससे आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर लेता है, और ये मैन्युफैक्चरर के लिए वही इनपुट टैक्स होता है, इसके लिए आउटपुट होता है। बात एक ही है, अमाउंट वो सेम होती है। जब प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ सप्लाई करता है तो इससे टैक्स कलेक्ट कर लेता है और एफबीआर को जमा करा देता है। ये जब इसको देता है तो ये मैन्युफैक्चरर जब होल सेलर को गुड दे रहा है तो इससे टैक्स कलेक्ट करके एफबीआर को जमा करा देता है। लेकिन जो इससे ले रहा है वो सारा का सारा जमा नहीं कराता। मिसाल के तौर पे मैन्युफैक्चरर होल सेलर से 100 रुपये ले रहा है टैक्स के तौर पे, और वो एफबीआर को इसने जमा कराना है, लेकिन इसने पीछे प्रोड्यूसर को 80 रुपये टैक्स दिया होता है, तो वो 80 रुपये जो इसने पीछे दिए होते हैं वो माइनस कर लेता है। 100 जो इससे लिए थे और 80 जो इसे इसने पहले दे दिए थे, तो वो माइनस हो गए और आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है ना वो निकल के आ गई। जो 20 रुपये निकली तो मैन्युफैक्चरर को 20 रुपये अब जमा कराने हैं, ठीक है ना। टैक्स जो उसने पीछे भरा था वो उसने काट लिया। अब आप ये देखें कि जो हम ज़ीरो रेटेड सप्लाई है उस पर तो आउटपुट टैक्स है ही ज़ीरो, कि अगर मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर तो टैक्स लग ही नहीं रहा, ठीक है ना, टैक्स है ही नहीं, तो आउटपुट टैक्स आ ही नहीं रहा, कोई भी टैक्स ये कलेक्ट नहीं हो कर रहा मैन्युफैक्चरर। तो ये जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई आउटपुट टैक्स है, यहाँ तो अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन हो सकता है कि इस मैन्युफैक्चरर ने पीछे प्रोड्यूसर को कोई टैक्स दिया हो। मिसाल के तौर पे इसने 100 रुपये दिया हुआ है पीछे, लेकिन इसने लिया ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जो आउटपुट टैक्स है वो ज़ीरो है, जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर ज़ीरो है। जब ज़ीरो है तो इसने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया आउटपुट के तौर पे, तो ये आउटपुट की अमाउंट में ज़ीरो लिखा रह जाएगा, और नीचे पीछे प्रोड्यूसर को जो उसने 100 रुपये दिए हैं यहाँ 100 आ जाएंगे। अब इस 100 का क्या करना है, ये जो 100 है ये एडजस्ट तो नहीं हो रहा। यहाँ पे तो हम देख रहे थे कि एडजस्टमेंट हो रही थी, यहाँ 100 था और 80 उसमें से निकाल देता था जो पीछे दिया होता था, लेकिन आउटपुट के तौर पे तो उसने कुछ वसूल ही नहीं किया, वो काटे किससे। तो अब ये जो उसका 100 रुपये है ये उसे रीफंड क्लेम करेगा। ये एफबीआर को कहेगा कि एफबीआर साहब मैंने ये गुड्स एक्सपोर्ट की हैं तो आउटपुट तो मेरे पास आया नहीं, लेकिन इनपुट मैंने किसी और को दिया था तो वो मुझे आप वापस करें, रिफंड। तो गवर्नमेंट एफबीआर जो है वो इनपुट टैक्स उसे वापस करती है। पॉइंट समझ आया जी। रिफंड का मतलब है वापस लेना, ठीक है ना, रिफंड। आपने मेरा ये इनपुट और आउटपुट टैक्स वाला पहले लिया था लेक्चर, चैट में बताओ, आपने इनपुट आउटपुट वाला पहले लिया था? सवाल किसने पूछा था? जिसने नहीं लिया ना फिर उससे थोड़ा मुश्किल समझ आएगा, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। आप ना जिसने इनपुट आउटपुट वाला नहीं लिया वो मुझे वॉइस मैसेज कर देना, या फिर मैंने इसका लेक्चर दिया भी तो हुआ है ना उसमें समझाया, वहाँ समझना। जब आपको ये इनपुट आउटपुट समझ आ जाएगा ना तो फिर ये रिफंड आपको समझ आएगा। चलो मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने चीज़ें बनाई, उसने चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना, वो एक्सपोर्ट का काम करता है। अब एक्सपोर्ट पे तो 0% है, यानी ये जो फार्मूला है इसमें आउटपुट की जगह 0 आ गया, और इसने पीछे जो गुड्स प्रोड्यूसर से ली थी, गंदम ली थी या कुछ भी लिया था, तो इसने प्रोड्यूसर को इनपुट टैक्स दिया था, वो यहाँ पे लिख देगा। मिसाल के तौर पे 100 रुपये उसने पीछे दिया था। अब आप देखें ये एडजस्ट करना होता है, आउटपुट टैक्स जो इससे वो वसूल करता था और अपना टैक्स जो उसने दिया होता था वो लेस करता था, लेकिन इसने किसी से वसूल ही नहीं किया। ये जो इनपुट टैक्स है ये अब रिफंड क्लेम करेगा, ये कहेगा गवर्नमेंट को कि अब क्योंकि आउटपुट तो मेरे से कुछ आता ही नहीं, किसी से मैं लेता ही नहीं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, मैं जो सप्लाई करता हूँ उस पर आउटपुट टैक्स बिल्कुल सिफर है। अब जो पैसे मैं इनपुट टैक्स के तौर पे देता हूँ वो आप मुझे वापस कर दो। अब आप देख रहे हो कि जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती हैं, एक तो उस पर आउटपुट टैक्स होता ही नहीं, और इनपुट टैक्स भी अगर कोई दिया हो आपने तो वो भी गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। अच्छा, मज़ीद अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो आप पीछे जाके ना ये डायग्राम मैंने समझाई हुई है आउटपुट और इनपुट टैक्स के बारे में, ये सुनना और फिर यही पॉइंट दोबारा इसी लेक्चर में आ जाना, और ये फिर आपको समझ आ जाएगा। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं एग्जेम्पशन। पहले पढ़ रहे थे हम ज़ीरो रेटेड सप्लाई के बारे में, ज़ीरो रेटेड सप्लाई। हल्का फुल्का फिर रिवाइज करता हूँ। कौन सी? जो गुड इंपोर्ट कर रहे हो, या जो फिफ्थ स्केड्यूल में दी हुई हैं, या अब्रॉड कोई चीज़ लेके जा रहे हो खाने पीने की, या गवर्नमेंट के पास भी अख्तियार है कि वो किसी भी गुड को ज़ीरो रेटेड कर सकती है।
और यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है उसका रीफंड रीफंड जो है, सॉरी, इनपुट जो है वो रीफंड होता है, रिफंड क्लेम होता है, एडजस्ट नहीं होता। एडजस्ट होना और चीज़ है, रिफंड होना और चीज़ है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। जब रिफंड वाला हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये बातें वहाँ दोबारा आएंगी, अभी भी जिसको क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ दोबारा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, समझ आ जाएंगे। रिफंड होना और होता है और उसका एडजस्ट होना और चीज़ है। एग्जाम्पशन, अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई, कौन सी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है? ठीक है ना, टैक्सेबल गुड्स में भी हमने पढ़ा था और टैक्सेबल सप्लाई में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो 13 सेक्शन के अंडर जो उसमें गुड्स है ना, वो जो है ना वो आपकी एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट होना और चीज़ है, ज़ीरो रेटेड होना और चीज़ है। ऐसी सप्लाई जो सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 13 के तहत सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट है, यानी इन पर टैक्स की छूट है, एग्जेम्प्ट सप्लाई कहलाती हैं। और एग्जेम्प्टेड गुड का मतलब वही सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत 6 कैजुअल में स्पेसिफाई की गई गुड्स की सप्लाई या इनकी इंपोर्ट, चाहे इंपोर्ट हो चाहे आप मुल्क में ख़रीदो फरोख्त कर रहे हो, वो एग्जेम्प्ट है। दोनों पॉइंट याद रखना। जिस तरह मैंने आपको बताया था टैक्सेबल सप्लाई में 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, यहाँ भी एग्जेम्प्टेड गुड में 2 चीज़ें कि जो चीज़ एग्जेम्प्ट है, चाहे वो मुल्क में उसकी ख़रीदो फरोख्त हो रही है, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो तो वैसे ही 0% है, चाहे इंपोर्ट कर रहे हो चाहे मुल्क में उसकी ख़रीदो फरोख्त हो रही है, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो फिर एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स की छूट है। ठीक है, अभी ये हम पढ़ लें कि मिसालें कौन सी हैं एग्जेम्प्टेड, फिर यहाँ पे उसने डिफरेंस बताया ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट, तो इससे भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब आप यहाँ देखें, यहाँ उसने मिसालें दी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग एजम्पशन, द फेडरल गवर्नमेंट में व्हेन एवर, जब भी एमरजेंसी सिचुएशंस होती है ना, एमरजेंसी सिचुएशंस में बाहर से गवर्नमेंट अगर ख़ुद कोई चीज़ मंगवा रही है, ठीक है ना, मुल्क से बाहर, तो बाज़ औक़ात उसको भी एग्जेम्प्ट कर देती है। और बाज़ औक़ात एमरजेंसी केसेस में बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो उस पर भी जो टैक्स को एग्जेम्प्ट कर देती है। लेकिन ये एग्जेम्प्ट करने का जो अख्तियार है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। इसके अलावा आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर ये जैसे कोरोना आया था तो मास्क की ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, तो गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार था कि इस एमरजेंसी केसेस में मास्क पे अगर कोई सेल टैक्स वगैरह लग रहा है तो उसे एग्जेम्प्ट करने का अख्तियार था गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट करने का बाज़ औक़ात एमरजेंसी केसेस में भी होता है। और बाज़ औक़ात ये आप देखें, जैसे ये वेजिटेबल्स जो हम जाके ख़रीदते हैं इन पे कोई सेल टैक्स नहीं होता, ये एग्जेम्प्ट है, ज़ीरो रेटेड नहीं है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, एग्जेम्प्ट होना और ज़ीरो रेटेड में फ़र्क है। और इसके अलावा जो हम अंडे जाके ख़रीदते हैं, खुला दूध जाके ख़रीदते हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं है, ये एग्जेम्प्ट हैं चीज़ें। ठीक है ना, तो आप 6 कैजुअल में जाके देख लेना, डिफरेंट गुड्स के नेम दिए होंगे, तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी गुड्स हैं कि जिन पे टैक्स नहीं होता, टैक्स की छूट है। अब आपको तकरीबन 3 स्केजुअल मैंने बता दिए। थर्ड स्केजुअल बताया था जो कि रिटेल प्राइस के हवाले से था। रिटेल प्राइस मतलब उस रिटेल प्राइस के ऊपर, रिटेल प्राइस स्पेसिफाई कौन करता है वो हमने पढ़ लिया, उस रिटेल प्राइस पे 17% टैक्स लग रहा होता है। और इसके अलावा मैंने आपको 5th स्केजुअल के बारे में बताया था। ये जो 5th स्केजुअल है ये ज़ीरो रेटेड होता है। 5th स्केजुअल ज़ीरो रेटेड, 5th स्केजुअल इज़ कॉल्ड ज़ीरो रेटेड। और एक और स्केजुअल अब हमारे सामने आया है, वो कौन सा? 6 स्केजुअल। 6 स्केजुअल क्या है? एग्जेम्प्टेड स्केजुअल है, इसे एग्जेम्प्टेड स्केजुअल कहते हैं। मतलब इसमें जो भी गुड्स लिखी हुई हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो हम साथ साथ सेक्शंस और साथ साथ स्केजुअल्स याद करते जा रहे हैं। स्केजुअल सेल टैक्स में जितने भी हैं वो आपको इस सेल टैक्स पढ़ते हुए याद हो जाएंगे, लेकिन सेक्शन कुछ आपको याद करने पड़ेंगे और वो फाइल आप फॉलो करेंगे जो वकास ने आपको सेंड की है, वो अच्छी फाइल है। अच्छा, अब है एग्जम्पशन फ्रॉम प्रीवियस डेट। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो गुड्स की सप्लाई की एग्जम्पशन किसी साबिका डेट से भी दे सकती है, यानी एग्जेम्प्ट पिछले किसी सालों में जाके भी टैक्स की छूट दे सकती है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि अभी आने वाले यानी फ्यूचर में किसी गुड्स पे वो एग्जेम्पशन दे, वो पीछे भी किसी डेट पे एग्जेम्पशन दे सकती है। अब आगे क्या है,
फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक माली साल में इमरजेंसी या मखसूस हालात में दी गई एग्जाम्पशन की तमाम नोटिफिकेशन। हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई इस तरह की एग्जाम्पशन देती है तो फिर असम्बली के सामने उसे पेश करना पड़ता है, नोटिफिकेशन पेश करना पड़ता है, उसे जवाबदेह होना पड़ता है कि आपने फ़लाँ फ़लाँ चीज़ पे एग्जाम्पशन दी तो क्यों दी, फिर इसका इससे जवाबदेह होना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, तो ये सिर्फ अख्तियार गवर्नमेंट के पास होता है, फेडरल गवर्नमेंट के पास। और किसी चीज़ को अगर ज़ीरो रेटेड करना है तो वो अख्तियार भी गवर्नमेंट के पास होता है, FBR के पास नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस इसका, ज़ीरो रेटेड सप्लाई का और इसका एग्जाम्प्ट सप्लाई का। जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होता है, सेक्शन 4 ऑफ सेल टैक्स डील विद ज़ीरो रेटेड सप्लाई, लेकिन जो एग्जाम्प्टेड सप्लाई का होता है वो सेक्शन 13 होता है, याद रख लेना। ज़ीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 4, और इसका स्केड्यूल कौन सा होता है, इसके बाद स्केड्यूल 5, नंबर 5, ठीक है, सेक्शन 4 स्केड्यूल 5। और इसका क्या होता है, एग्जाम्प्टेड सप्लाई का जो सेक्शन है वो सेक्शन 13 है, और इसका स्केड्यूल कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बताया 6 स्केड्यूल होता है। अब आगे वो कहता है ज़ीरो रेटेड सप्लाई इज टैक्सेबल सप्लाई। अभी मैंने बार बार आपको कहा है ज़ीरो रेटेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है। ज़ीरो रेटेड और चीज़ होती है एग्जाम्प्ट, लेकिन जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है वो टैक्स नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई नहीं कहलाएगी। अभी मैंने डेफिनेशन भी आप पे वाज़े की थी, मैं फिर दिखाता हूँ ताकि आपको यही चीज़ें याद हो जाए। ये मैंने दिखाई थी, ये देखो टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई जो ज़ीरो रेटेड है वो भी टैक्सेबल सप्लाई है, जो और 13 सेक्शन के अलावा जो चीज़ें हैं वो भी टैक्सेबल सप्लाई हैं। जो 13 सेक्शन वाली हैं वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती। अच्छा, अब आगे वो कह रहा है, अगला है टैक्स क्रेडिट अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 इज अलाउड अगेंस्ट ज़ीरो रेटेड सप्लाई। टैक्स क्रेडिट अंडर सेल टैक्स एक्ट इज़ नॉट अलाउड अंडर जो है ना अलाउड अगेंस्ट एग्जाम्प्ट सप्लाई। अभी जो मैंने ये समझाया था, ये जो रिफ़ंड होता है, टैक्स क्रेडिट होता है, ये ज़ीरो रेटेड सप्लाई के अगेंस्ट तो आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, मिसाल के तौर पे ये मैन्युफैक्चरर कोई ऐसी चीज़ बना रहा है कि जो जिस पे टैक्स है ही नहीं, एग्जेम्प्ट है, तो जब वो आगे सप्लाई करेगा तो उस पर तो बिल्कुल टैक्स है ही नहीं, लेकिन अगर उसने पीछे से ख़रीदते हुए कोई टैक्स पे किया है तो वो उसका रीफंड क्लेम नहीं हो सकता। जो भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई हैं उनका रीफंड भी क्लेम नहीं हो सकता, उनका इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं हो सकता। आगे है ये पॉइंट भी वही है, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स इज अलाउड ज़ीरो रेटेड सप्लाई। जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई उनके अगेंस्ट इनपुट टैक्स रिफंड हो सकता है, लेकिन एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे वो कह रहा है फिफ्थ स्केड्यूल जो सेल टैक्स का है वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई से डील करता है, और जो सेल टैक्स का 6 स्केड्यूल है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई से डील करता है। और रजिस्ट्रेशन, अब ज़ीरो रेटेड रजिस्ट्रेशन अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990 इज़ कंपल्सरी फॉर द पर्सन मेकिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाई। अब जो पर्सन जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई अगर कर रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और आपको याद हो तो हमने पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर की जो लिस्ट देखी थी, उसमें ये हमने देखा था कि बाकी भी लिस्ट थी, और ये भी देखा था कि जिसने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है, अगर वो इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहता है तो उसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई अगर वो कर रहा है तो वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम करता है जो पीछे किसी को दिया होता है, तो इस क्लेम करने की खातिर उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। लेकिन दूसरी सूरत हाल में जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसमें अगर कोई पर्सन एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, यानी ऐसी गुड सप्लाई कर रहा है जिन पे टैक्स की छूट है, तो उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं कर सकता, उसकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अंडर द सेल टैक्स इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। अच्छा, आगे है रिटर्न फॉर द पीरियड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 इज कंपल्सरी फॉर द मेकिंग। रिटर्न मतलब ये टैक्स जमा कराना, रिटर्न वाला जब चैप्टर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। रिटर्न फाइल करना मतलब टैक्स फाइल करना, और ये ज़ीरो रेटेड जो है ये रिटर्न फाइल करता है, ये बताता है कि मैंने इतनी इतनी सप्लाईज़ की हैं और इतना इतना मेरा इनपुट टैक्स बनता है, मेरा क्योंकि आउटपुट टैक्स ज़ीरो है और इनपुट टैक्स मुझे मेहरबानी करके वापस करें। रिटर्न इज़ नॉट कंपल्सरी अंडर, रिटर्न इधर कंपल्सरी नहीं है।
आगे है इशुएंस ऑफ सीरियली नंबर्ड टैक्स इनवाइस इज़ कंपलसरी। अब ये जो ज़ीरो रेटेड जो सप्लाई कर रहा है ये टैक्स इनवाइस जारी करता है, ठीक है ना। और ये जो एग्जाम्प्ट सप्लाई अगर कोई पर्सन कर रहा है, कोई पर्सन कर रहा है, तो वो टैक्स जो इनवाइस होती है वो जारी ही नहीं करता, क्योंकि इस पे टैक्स लग ही नहीं रहा, तो टैक्स इनवाइस कहाँ से आई। तो ये जो पर्सन है जो ज़ीरो रेटेड वाला होता है ये टैक्स इनवाइस जारी करता है, ये बताता है कि मैंने ये फ़लाँ चीज़ एक्सपोर्ट की या फ़लाँ चीज़ जो फिफ्थ स्केड्यूल से ताल्लुक़ रखती थी वो मैंने बेची है अपने मुल्क के अंदर, जिस पे मुझे आउटपुट टैक्स नहीं मिला, और फिर इस चीज़ को एविडेंस बना के वो इनपुट टैक्स क्लेम करता है। जी समझ आया कुछ। सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ चार्ज टू द सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। जल्दी जल्दी बताएं फटाफट। हाँ जी बिल्कुल, हाँ अल्फ़ा, ठीक है। आगे सप्लाई ऑफ गुड इज चार्ज टू सेल टैक्स एट ज़ीरो रेटेड। कहाँ किस स्केड्यूल में है वो। हाँ फिफ्थ। देखो इन दोनों को तो फटाफट पहले से याद है अभी याद किए हैं। सप्लाई ऑफ टैक्स इज एग्जाम्प्ट। अच्छा 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 अच्छा, चलो मेरा मकसद भी यही था कि आपके जहन में बैठ जाए बच्चों के। सप्लाई ऑफ गुड इज एग्जाम्प्ट अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990। जी एग्जाम्प्ट कौन सा है, ये नहीं है, नहीं ये फिफ्थ नहीं है, हाँ हाँ सिक्स है, सिक्स, हाँ शेड्यूल सिक्स है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स्ड एट ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो रेटेड में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं। गुड एक्सपोर्ट, गुड स्पेसिफाइड इन फिफ्थ स्केड्यूल, सप्लाई ऑफ स्टोर, और ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान से बाहर, ऑल ऑफ अबव। रिलेटेड टू ज़ीरो रेटेड सप्लाई अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990, बताओ कौन सा सेक्शन है। हाँ जी 4, और इसका स्केड्यूल क्या है 5। तो ये मेन सेक्शन, और तो ये तो याद होते जा रहे हैं ना। डील विद एग्जाम्प्ट सप्लाई, अब जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है उसका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 13। क्लियर, हाँ सॉरी 13। अच्छा आगे है रिलेटेड टू, ये भी वही रिपीट हो गया। स्टेटस ऑफ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई इज सेम होते हैं, सम टाइम सेम डिफरेंट, या सम टाइम डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज, जी अच्छा, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज अलाउड इन, हाँ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज अलाउड इन केस ऑफ एग्जाम्प्ट, फिक्स टैक्स, जीरो रेटेड, ऑल ऑफ अबव। जी ऑल ऑफ अबव आएगा ना, हाँ जी बी, इसके अगेंस्ट कर सकते हो। और एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने टैक्स डिफरेंट पढ़े थे। एक स्टैंडर्ड टैक्स था, फिक्स टैक्स था, और फर्दर टैक्स था, एक्स्ट्रा टैक्स था। इनपुट टैक्स की जो एडजस्टमेंट होती है वो सिर्फ स्टैंडर्ड टैक्स के अगेंस्ट होती है, स्टैंडर्ड टैक्स यानी 17% सिर्फ उसके अगेंस्ट होती है। और अब आपने आके क्या पढ़ा, ज़ीरो रेटेड के अगेंस्ट होती है। ये जो फिक्स्ड होता है इसके अगेंस्ट नहीं होती, एग्जाम्प्ट तो वैसे होती नहीं ना। ज़ीरो रेटेड सप्लाईज कैटेगराइज एज, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज कैटेगराइज एज, जी बताएं। हाँ टैक्स, ये कई बार दोहराया मैंने। अच्छा आगे है गुड्स एक्सपोर्टेड आर द गुड्स स्पेसिफाइड इन फिफ्थ स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू, बताएं जी। ऐसी गुड जो एक्सपोर्ट करें या फिफ्थ स्केड्यूल में, वो उस पर क्या लगता है, शाबाश गुड हो गया। अच्छा आगे है गुड्स एक्सपोर्टेड आर कैटेगराइज अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990, क्या होगा, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर क्या होगा, ए होगा ना, ज़ीरो रेटेड। अच्छा आगे है इनपुट टैक्स पेड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाई इज़, इनपुट टैक्स पेड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाई इज़ एडमिसिबल फॉर एडजस्टमेंट अंडर द सेल, नॉट एडमिसिबल, यानी उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बताएं। जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है, हाँ उसकी हो सकती है, ठीक है। अच्छा रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स इज़ परमिटेड अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990, बताएं जी। इन केस ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई, इन केस ऑफ ज़ीरो, सही है बीटा ज़ीरो रेटेड। अच्छा इसकी एब्रीवेशन आप लोगों ने याद रखनी है, DTRE, इसका क्या मतलब है, ये वाला ऑप्शन डबल टैक्स रिमिशन एक्सपोर्ट, ये याद रख लो, आगे कहीं आया तो फिर बताऊंगा।
DTRE, डबल टैक्स रिमिशन एक्सपोर्ट, डबल टैक्स रिमिशन एक्सपोर्ट, ठीक है। इनपुट टैक्स इन द केस ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई इज नॉट एडमिसिबल, ठीक है। सप्लाईज टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जाम्प्ट, ये एग्जाम्प्ट होती हैं। सप्लाईज टू गवर्नमेंट, ये इस लिस्ट, वो लिस्ट जो थी ना मैंने पढ़ी नहीं पूरी, वो एक बार आप पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है, वो एग्जाम्प्ट होती हैं। सप्लाईज टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एग्जाम्प्ट होती है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज़ कंपलसरी इन केस ऑफ, बताएं किस केस में कंपलसरी होती है? आलफ बाब आएगा ना, है ना। ज़ीरो रेटेड में कम, इसमें तो होती नहीं ना, इसमें 6 में और एग्जाम्प्ट ज़ीरो रेटेड में होती है। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी इन केस ऑफ, फिर वही आ गया, ठीक है ना, ये ज़ीरो रेटेड। आइडेंटिफाई द केस वेयर द रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, एग्जाम्प्टेड सप्लाई, सप्लाई अंडर 5th स्केड्यूल, बताएं अल्फा बब है, हाँ जी अल्फ़ा, अल्फ़ा। आइडेंटिफाई द केस वेयर द रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, जहाँ कंपलसरी नहीं है, हैं 6 शेड्यूल 6 अच्छा। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल प्लेस ऑल नोटिफिकेशन इशू इन द फाइनेंशियल ईयर अंडर द इमरजेंसी, यानी जो चीज़ें उसने एग्जाम्प्ट की हैं वो अपना नोटिफिकेशन किसके सामने रखेगा? सेनेट के सामने, फाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR या नेशनल असम्बली? तो नेशनल असम्बली, ठीक हो गया, गुड हो गया। हाँ जी, कर दूँ स्टार्ट अब? अच्छा, अब मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, मैं तेज़ी से चलूँगा ताकि आप लोगों का 9 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। से ये सेल टैक्स रिटर्न भी करना है, 2-3 और टॉपिक भी करने हैं। सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक टैक्स पीरियड से मुराद 1 माह का अरसा है। आम हालात में सेल टैक्स में जब टैक्स पीरियड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मुराद 1 माह का अरसा वक्त है, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज की मंजूरी से मशरूत अख्तियार है, यानी अकेला FBR नहीं ले सकता, फेडरल मिनिस्टर से जो है ना वो इजाज़त लेगा के अख्तियार से वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में पर्सन की किसी ख़ास कैटेगरी के लिए 1 माह से ज़ायद या कम अरसे को भी टैक्स पीरियड करार दे सकता है। जनरली टैक्स पीरियड क्या है? 1 मंथ, लेकिन उसमें चेंजिंग आ सकती है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर की इजाज़त से। अब वो क्या क्या हो, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब वो कह रहा है रिटर्न से मुराद वो रिटर्न है जिसका सेल टैक्स एक्ट के चैप्टर 5 के तहत जमा करवाने का कहा गया है। याद रख लो, अब चैप्टर 5 का क्या नाम है? रिटर्न, ठीक है। आगे है ड्यू डेट। अब ड्यू डेट की क्या डेफिनेशन है? ड्यू डेट का वो ये कहता है सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 की क्लास 9 में, यानी ये इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, में ड्यू डेट की तारीफ सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिहाज से की गई। सेक्शन 26 में ड्यू डेट से मुराद किसी भी टैक्स पीरियड के ख़त्म होने पर आने वाली 15 तारीख है। मसलन रजिस्टर्ड पर्सन का टैक्स पीरियड 31 जनवरी को ख़त्म हो रहा है तो 15 फरवरी ड्यू डेट होगी, यानी जो टैक्स पीरियड ख़त्म हो रहा है, जो भी टैक्स पीरियड है उसके आगे आने वाली जो 15 तारीख होती है ना, वो होती है ड्यू डेट, उस दिन जमा कराना होता है। यहाँ उसने मिसाल भी दे दी, 31 जनवरी को अगर ख़त्म हो रहा है तो 15 फरवरी ड्यू डेट होगी क्या जमा कराने की? टैक्स जमा कराने की। और आगे वो कहता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अख्तियार है कि वो 15 तारीख के अलावा भी किसी जो है ना डेट को ड्यू डेट मुकर्रर कर सकता है। किसके पास अख्तियार है? FBR के पास। अब ये अख्तियार FBR को दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब 3 डेफिनेशन है। टैक्स पीरियड यूजुअली 1 मंथ, रिटर्न अब ये सारा चैप्टर है ही रिटर्न का, रिटर्न चैप्टर नंबर 5 में। अब रिटर्न डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 4 होते हैं, अभी पढ़ते हैं। ड्यू डेट यानी 15 डेज ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने का जो 15वां दिन होता है वो होता है ड्यू डेट। ये 3 डेफिनेशन यहाँ कवर होगी। अब रिटर्न का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ
मुकदमाती बातें इसे पढ़ लेते हैं। आम लफ्ज़ों में रिटर्न को मुख्तलिफ मानी में लिया जा सकता है। सेल टैक्स चूँकि सेल्फ असेसमेंट स्कीम, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम एक ये स्कीम, अब ये वही चीज़ है। सेल टैक्स चूँकि सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत जमा कराया जाता है, यानी टैक्स पेयर अपनी असेसमेंट खुद करता है। इस तरीक़ाकार के तहत रीफंड का कंसेप्ट कुछ यूँ है। रिटर्न एक दस्तावेज़ है जिसके नीचे टैक्स डिपार्टमेंट को किसी टैक्स पीरियड में होने वाले टैक्सेबल सप्लाई और इससे मुतल्लिक टैक्स के बारे में मालूमात दी जाती है, और इसके साथ टैक्स की रकम की भी अदायगी का सबूत भी होता है। ठीक है ना। टैक्स जो रिटर्न है उसमें क्या क्या होता है, यानी हमने इस फलां पीरियड में इतनी टैक्सेबल इतनी चीज़ें बेची हैं, उन पे इतना टैक्स लगे, और साथ में इनवाइस भी होती है। ठीक है। रिटर्न ऐसे अमल का नाम है जिसमें एक मुकर्ररा फॉर्म में किसी टैक्स पीरियड में रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ से की जाने वाली टैक्सेबल सप्लाई के इंदराज किया जाता है, और इससे मुतल्लिक जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराया जाता है। रिटर्न का ये मतलब नहीं है, रिटर्न का वो रिटर्न का वो फाइनेंस वाला मतलब न ले लेना, वापस आना। ठीक है ना। या ऐसे समझ लो FBR के लिए तो रिटर्न यही होता है ना कि वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे लिए रिटर्न क्या है, टैक्स की अदायगी रिटर्न है। ठीक है। अच्छा, और इससे ये भी पढ़ लिया, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड पर्सन से किसी टाइम पीरियड के लिए इसके कारोबार से मुतल्लिक कोई मालूमात इस मकसद के लिए मुकर्रर किए गए फॉर्म पर लेना। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ समझ आया, ये सिर्फ जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, वो सिर्फ बताना चाह रहा है ये रिटर्न होता क्या है। ठीक है। इस सारी बातों को छोड़ें, ये इरेलीवेंट है। आप ये देखें कि जो रिटर्न होता है ना वो 4 टाइप्स का होता है। एक मंथली रिटर्न जिसे नॉर्मल रिटर्न भी कहते हैं अंडर सेक्शन 26। ठीक है। एक होता है स्पेशल रिटर्न सेक्शन 27, फाइनल रिटर्न सेक्शन 28, एक्चुअल रिटर्न रूल 78, एनुअल रिटर्न रूल 17। अब 26 जो सेक्शन है, अब बाद सेक्शन तो आपको साथ साथ याद होते जाएंगे ना इंशाल्लाह। नॉर्मल रिटर्न 26, रेगुलर रिटर्न भी इसे कहते हैं। ऐसी रिटर्न जो हर टैक्स पीरियड के मुतलका बाकायदगी से जमा कराई जाती है, नॉर्मल रिटर्न कहलाती है। नॉर्मल रिटर्न रेगुलर रिटर्न भी कहलाती है, यानी नॉर्मल रिटर्न कहो या रेगुलर रिटर्न एक ही बात है। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इससे क्या हो गया, अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लाजमी है कि वो हर टैक्स पीरियड की नॉर्मल रिटर्न जमा कराए। इससे कतई नज़र के रजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स पीरियड के दौरान टैक्सेबल सप्लाई की है या नहीं, ये पॉइंट है। मैं अगर उसने टैक्सेबल सप्लाई की है या नहीं, वो रिटर्न जमा कराए। रिटर्न का ज़रूरी ये मतलब नहीं होता कि पैसे भी जमा कराने हैं। रिटर्न मतलब सारी डिटेल बतानी है उसने। अगर उसने टैक्सेबल सप्लाई नहीं की तो वो बता दे नहीं की, बस। ठीक है ना। चाहे की है टैक्सेबल सप्लाई, कुछ भी महीने में कुछ बिका है नहीं बिका, लेकिन वो रिटर्न फाइल करे। अगर टैक्स पीरियड के दौरान टैक्सेबल सप्लाई ना की गई हो तो नील रिटर्न जमा कराएगा। रिटर्न जमा कराएगा नील रिटर्न के नाम से। ठीक है ना। नॉर्मल रिटर्न FBR की तरफ से प्रिस्क्राइब करदा STR 7 के ज़रिए फ़ाइल की जाती है। STR 7 रजिस्ट्रेशन में भी हमने कुछ STR सीखे थे। अब ये भी साथ साथ आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि जब रिटर्न फाइल किया जा रहा होता है तो STR 7 यूज़ किया जाता है, सेल टैक्स रिटर्न। ठीक है ना, ये फॉर्म यूज़ किया जाता है। आगे है, रिटर्न FBR की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख के अंदर जमा करवाई जाएगी। ठीक है ना। अब रिटर्न जो जमा कराना है वो उसी तारीख के अंदर, जो ड्यू डेट उन्होंने बताई है ना 15, या इस ड्यू डेट में तब्दीली भी आ सकती है, तो उसी टाइम के अंदर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है तो मैं इसलिए पढ़ी जा रहा हूँ, आपका टाइम बच जाएगा। नॉर्मल रिटर्न कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाई जाती है, ताहम रिटर्न से मुतल्लिक टैक्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की नामजद करदा ब्रांच में जमा कराई जाएगी। एक तो आप उन्हें STR 7 के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली बता रहे होते हो। ठीक है ना। और फिर वो चालान जो जमा कराना होता है वो इसमें बैंक में जमा कराना होता है। ठीक है ना। जो पेमेंट होती है वो उस वेबसाइट के थ्रू नहीं भेजते, वेबसाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन और पैसे बैंक के थ्रू। अगर टैक्स पीरियड के दौरान टैक्स रेट में तब्दीली आ जाए तो रेट की तब्दीली से पहले अरसा की और रेट में तब्दीली के बाद वाले अरसा की सेपरेट रिटर्न जमा करवाई जाएगी। इस सेपरेट रिटर्न के बारे में मैं आपको बता चुका था परसों वाले लेक्चर में आपको बताया था।
जब हमने वो पढ़ा था चेंज इन रेट एंड टाइम, जिसमें हम इंपोर्ट के जीडी भी हमने पढ़ा था, जीडी के बारे में। सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत जो आम तौर पर लफ्ज़ रिटर्न इस्तेमाल किया जाता है, इससे मुराद नॉर्मल रिटर्न है। यानी जब भी रिटर्न लिखा होगा नॉर्मल रिटर्न, अगर रिटर्न की कोई और ख़ास किस्म होगी तो साथ उसके लिखा जाता है कि कौन सा स्पेशल रिटर्न या फाइनल रिटर्न। जब रिटर्न लिखा हो तो सिर्फ नॉर्मल रिटर्न की बात होगी। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आसान सी है, ये वही बातें ऊपर वाली दोबारा रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने ये पॉइंट नहीं था ऊपर STR 11 जो पैसे जमा कराने के लिए चालान के लिए यूज़ होता है ना, वो STR 11 है। और जो फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने के लिए होता है वो STR 7 है, ठीक है ना। जैसे वो आपने अप्लाई किया होगा बाज़ वक़्त PPSC FPSC में ऊपर लिखा होता है, वो PPSC मेरे ख्याल 8 लिखा होता है या कुछ लिखा होता है, तो वो उनका फॉर्म नंबर होता है। तो चालान के लिए STR 11 और फाइल के लिए STR 7 याद रखना। हाँ, ये बात थोड़ी सी अहम है, यहाँ मैं बताता चलूँ कि रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल करने की तारीख मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद होगी, ठीक है ना। आपने इलेक्ट्रॉनिकली STR 7 के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली यानी वेबसाइट पे जाके उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी है, फिर उसके 3 दिन बाद आपने जो है ना वो पेमेंट करनी है। अच्छा, हाँ, ये भी पढ़ लें। अगर रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 है तो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करवाने की तारीख यानी 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो 18 होगी। ये तो थी नॉर्मल रिटर्न ना, बिल्कुल आसान सा है, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, बिल्कुल आसान सा। इसे नॉर्मल रिटर्न, रेगुलर रिटर्न कहते हैं। जमा कराने के लिए STR 7 जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो जमा कराएगा, और इसके अलावा अगर सप्लाई हुई है या नहीं हुई तो आपने रिटर्न जमा करानी है, ठीक है। बस ये छोटी मोटी बातें। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो थोड़ी स्टैंडर्ड से डिविएट करते हैं, इनका जानना ज़रूरी है। स्पेशल रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न के अलावा ऐसी रिटर्न जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू किसी पर्सन से इसके कारोबार के मुतल्लिक मालूमात लेने के लिए तलब करता है, स्पेशल रिटर्न कहलाती है। यानी स्पेशल रिटर्न अगर FBR या कमिश्नर इनलैंड किसी बिज़नेस को कहते हैं कि आप हमें अपनी डिटेल दें, तो डिटेल जब वो अपनी देते हैं ना, तो उसके लिए जो जमा कराते हैं ना उसको स्पेशल रिटर्न कहते हैं। वो डिटेल जो जमा करवाना स्पेशल रिटर्न कहलाता है। स्पेशल रिटर्न वही रजिस्टर्ड पर्सन जमा कराएगा जिससे FBR या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तलब करेगा। ये बात बहुत है, मैंने स्टार भी लगाया हुआ है। स्पेशल रिटर्न में टैक्स की अदायगी नहीं होती। ये है रिटर्न दस्तावेज़ हैं, यानी ये कब दिए जा रहे हैं, जब जो है कमिश्नर इनलैंड या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाह रहा है कि आप अपनी सारी डिटेल दो, तो वो अपनी डिटेल जमा करवा रहे हैं, टैक्स नहीं पे किया जाता इधर, ठीक है ना। ये पॉइंट अहम है, ये स्पेशल रिटर्न में टैक्स पे नहीं होता, सिर्फ जो है ना वो जमा कराया जाए, डिटेल जमा कराई जा रही होती है। और कौन डिटेल मांगता है, ये लेता है, ये बात भी अहम है कि FBR या फिर कमिश्नर इनलैंड, बस ये दो, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पर। अच्छा, स्पेशल ये वैसे पढ़ लें, इतना वो तो नहीं है, अहम नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। स्पेशल रिटर्न नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली वो पूछ रहा होता है, ठीक है ना, FBR या फिर कमिश्नर। आगे है फाइनल रिटर्न, दूसरी टाइप। पहली थी नॉर्मल या रेगुलर, दूसरी स्पेशल में टैक्स पे नहीं होता, और फाइनल रिटर्न। अच्छा, ये लेके चलते हैं फाइनल रिटर्न, फिर लास्ट में ना एक और चीज़ भी बताऊंगा जो तीनों का कंपैरिजन है, चारों का। ऐसी रिटर्न जो इस पर्सन की तरफ से फ़ाइल की जाती है जो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। सादा लफ्ज़ों में फ़ाइनल रिटर्न का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ डी रजिस्ट्रेशन थ्रू एप्लीकेशन से है। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ़ाइनल नाम से है फ़ाइनल, मतलब अब ना वो बिज़नेस किसी भी वजह से वो डी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, ख़त्म करवा रहा है, मतलब या बिज़नेस ख़त्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, काफ़ी वजूहत हो सकती हैं, वो डी रजिस्ट्रेशन में पड़ेंगे। वो अपनी रजिस्ट्रेशन FBR से ख़त्म करा रहा है, तो उससे पहले वो एक रिटर्न जमा करेगा फ़ाइनल, जिसे फाइनल करेगा, क्योंकि अब वो डी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, अपना ताल्लुक तोड़ रहा है FBR के साथ, तो वो एक फ़ाइनल रिटर्न जमा कराएगा। जो भी बकाया जात लेने होंगे, देने होंगे, वो अपनी रिटर्न बताएगा कि भाई इतने पैसे मैंने आपके देने हैं, या अगर लेने हैं तो मैंने इतने पैसे लेने हैं, उसे फ़ाइनल रिटर्न कहते हैं,
ठीक है ना। ये नॉर्मल रिटर्न नहीं है, ये और चीज़ है। फाइनल रिटर्न कब किया जाता है? जब डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, मतलब अब वो ताल्लुक ख़त्म कर रहा है अपना एफबीआर के साथ। ऐसा पर्सन जो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है वही फाइनल रिटर्न जमा करवाएगा। हाँ, ये जैसे हमने पढ़ा था ना वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन थ्रू एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है ना वही डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और वही फाइनल रिटर्न फाइल करेगा। वो हमने पढ़ा था कि एओपी के फॉर्म में ऑथोराइज्ड मेंबर, ठीक है ना, वो उसकी फॉर्म में पार्टनरशिप में ऑथोराइज्ड पार्टनर, कंपनी की सूरत में ऑथोराइज्ड डायरेक्टर, तो वही डी रजिस्ट्रेशन के लिए भी वही अप्लाई करता है और वही फाइनल रिटर्न फाइल करेगा, कोई और नहीं करेगा। अब आगे है फाइनल रिटर्न से मुतलका अपने कमिश्नर को सबमिट, फाइनल रिटर्न अपने मुतलका कमिश्नर को सबमिट करवानी होती है। ये पॉइंट अहम है। जो आपका नॉर्मल रिटर्न है वो एफबीआर को जमा करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन जो फाइनल रिटर्न है, ये जो फाइनल रिटर्न ये कमिश्नर इनलैंड को जमा करा रहे होते हो। ये पॉइंट थोड़ा सा फ़र्क रखता है, तो ये पॉइंट आ भी सकता है आपके पेपर में। अब है फाइनल रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के ज़रिए जमा कराई जाएगी। अब वो फॉर्म इसने नहीं बताया, मैं आपको फिर ढूंढ के बता दूंगा कि किस फॉर्म के थ्रू जमा कराई जाती है। फाइनल रिटर्न कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक फ़ाइल की जाती है। फाइनल रिटर्न इस वक्त जमा कराई जाती है जो कमिश्नर मुकर्रर करे, यानी कब जमा कराई जाएगी इसका टाइम कमिश्नर मुकर्रर कर रहा है। अब लास्ट में है एनुअल रिटर्न, लास्ट में पढ़ रहे हैं, फिर इसको कंक्लूड भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यह है कि ऐसा रिटर्न जो रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ से एनुअली जमा कराई जाए, ऐसा रिटर्न जो एनुअली, क्योंकि नाम ही है ना एनुअली, एनुअल रिटर्न कहलाती है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्राइवेट या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में हो तो वो नॉर्मल रिटर्न के अलावा एनुअल रिटर्न जमा कराता है। एनुअल रिटर्न कौन जमा कराएगा? कंपनीज, प्राइवेट हो या पब्लिक, क्योंकि उनका बड़ा काम होता है। तो फिर ये टैक्स वाले उन्हें रिलैक्सेशन देते हैं कि आप ये हर मंथ जमा कराने की बजाय ना आप साल बाद इकट्ठा जमा करा दिया करो, ठीक है ना। तो वो एनुअल रिटर्न जमा कराते हैं साल के बाद। सालाना रिटर्न एफबीआर की तरफ से प्रेस्क्राइब करदा फॉर्म STR 10 के ज़रिए फ़ाइल किया जाता है। ये जो एनुअल रिटर्न है ये किसके? STR इसका 10, STR 10 याद रखना, ठीक है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर से मुतल्लिका एनुअल रिटर्न इस फाइनेंशियल ईयर के फ़ौरन बाद आने वाली सितंबर की 30 तारीख तक जमा कराई जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक ख़त्म होता है। 30 जून उसका एनुअल रिटर्न बनेगा और फिर उसके जमा कराने की क्या तारीख होगी? 30 सितंबर। ये किसके लिए? एनुअल वालों के लिए। लेकिन नॉर्मल वालों के लिए क्या होता है? टैक्स पीरियड जब उनका ख़त्म हो रहा है उससे अगला महीने की 15 तारीख को जमा कराना होता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन इसका क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हो रहा है उससे आगे 30 सितंबर को इसने जमा कराना होता है, 30 तक। इसकी डेट एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सालाना रिटर्न ये गवर्नमेंट ये एफबीआर कर सकती है। सालाना रिटर्न रजिस्ट्रेशन पर्सन अपने मुतलका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के दफ्तर में जमा कराता है। अब सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल रिटर्न होता है वो एफबीआर को जमा कराया जाता है, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद ये जो होता है स्पेशल रिटर्न, ये एफबीआर को भी करवाया जा सकता है या कमिश्नर इनलैंड को, क्योंकि ये दोनों के पास अख्तियार है कि वो किसी से उसकी बिज़नेस की मालूमात ले लें। और क्या है अहम पॉइंट कि इसमें कोई टैक्स की अदायगी नहीं होती। लेकिन जो आपका फाइनल रिटर्न होता है वो कमिश्नर इनलैंड को जमा कराना होता है, ठीक है ना। और फाइनल रिटर्न का पता होना चाहिए कब जमा कराना होता है, जब आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो। नाम से ही लग रहा है ना कि फाइनल, अब ये आखिरी हमारा रिटर्न है, इसके बाद कोई रिटर्न नहीं जमा कराएंगे। तो कब कर रहे हो? जब आप डी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपका ताल्लुक हो जाओगे एफबीआर के साथ, ठीक है ना। और ये फाइनल, इसमें पेमेंट की जाती है, स्पेशल में नहीं की जाती। इसमें जो बकाया जाते होंगे, शायद उसने कुछ लेने हो एफबीआर से या कुछ देने हो, जो भी हिसाब किताब होगा, लेकिन इसमें पैसों का लेन देन होता है। और एनुअल रिटर्न ये भी कमिश्नर इनलैंड को, ये बात अहम है, जो एनुअल रिटर्न है और नॉर्मल रिटर्न, एनुअल रिटर्न है और ये फाइनल रिटर्न ये कमिश्नर इनलैंड को, नॉर्मल रिटर्न एफबीआर को, और जो स्पेशल रिटर्न है वो एफबीआर या फिर CIR को, कमिश्नर इनलैंड को, दोनों को, किसी एक को,
ठीक है ना। और ये आपने याद रखना, एनुअल रिटर्न हर कोई नहीं करवाता, एनुअल रिटर्न पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लिए ये ऑप्शन है, बस ये करवाते हैं। और फॉर्म कौन सा यूज़ करते हैं, STR 10। और जो उनकी डेट क्या होती है, डेट होती है 30 सितंबर। ये छोटे छोटे जो है ना पॉइंट्स हैं, और ये छोटे छोटे MCQs हैं जो आपको नज़र आएंगे आपके पेपर में। पहले जो हमने अब तक चीज़ें पढ़ी हैं ना वो कंसेप्चुअली थी। आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो गया, ज़ीरो रेटेड क्या होता है, एग्जेम्प्ट क्या होता है, तो चीज़ें जो है ना उसके साथ जो रिलेटेड रट्टे वाली चीज़ें थी वो वैसे ही याद हो जाती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये जो डेट्स हैं ख़ास तौर पर, ये जो फॉर्म्स हैं। जी समझ आया, आप आगे चलें। रिकॉर्डिंग तो चलाई नहीं थी। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ सेल टैक्स इज़ due date for furnishing of return of sale tax 15 days before, 15 days after। बताएं इसका। हाँ, एक ड्यू डेट में जमा कराना होगा। आगे है, इन केसेस वेयर द ड्यू डेट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज 15th of a month द टैक्स ड्यू शैल बी डिपॉजिटेड। टैक्स कब तक जमा कराना होगा, टैक्स हाँ 15। अच्छा, आगे है नॉर्मल रिटर्न रिप्रेजेंट, रिटर्न मंथली रिटर्न, रेगुलर रिटर्न, नील रिटर्न। नहीं, ऑल ऑफ अबव नहीं आएगा। रिटर्न नॉर्मल रिटर्न, रिटर्न जब उसने कहा था ना रिटर्न यूज करूंगा तो इसका मतलब है नॉर्मल रिटर्न। और नॉर्मल रिटर्न का दूसरा नाम रेगुलर रिटर्न है। और ये नॉर्मल रिटर्न का टाइम क्या है, ये मंथली रिटर्न होता है। और इसमें नील रिटर्न भी तो होता है। अगर सेल नहीं हुई तो नील रिटर्न जमा कराओगे ना, ये देखो, फिर देख लो इसे। देखो नॉर्मल रिटर्न का दूसरा नाम रेगुलर रिटर्न, क्लियर। और इसके अलावा ये होता कितना, 1 मंथ का। तो और इसके अलावा अगर सेल नहीं हुई तो नील रिटर्न जमा करोगे, तो ऑल ऑफ अबव नहीं आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेल टैक्स डील विद नॉर्मल रिटर्न। जी अभी किए भी हैं हमने, ये नहीं होगा। हाँ अच्छा, फार्म टू फर्निश सेल टैक्स एंड द फेडरल एक्साइज रिटर्न, ये दोनों याद रख लो। दोनों का उसका जमा कराने के लिए ना रिटर्न कौन सा यूज़ होता है। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ ये 7 नहीं यूज़ होता, 7 3 तो डी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं, उसके 3 और भी फंक्शन है, वो आएंगे डी रजिस्ट्रेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आएंगे। अच्छा, फार्म टू फर्निश एनुअल सेल टैक्स रिटर्न, एनुअल जमा कराने के लिए कौन सा होता है, 10 होता है। अच्छा, और चालान वाला कौन सा होता है, चालान वाला 7 11 होता है। हाँ 11 सही कह रहे हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी फर्निश्ड इन ल्यू ऑफ नॉर्मल रिटर्न अंडर द सेल टैक्स एक्ट। मतलब आप नॉर्मल रिटर्न की जगह जो जमा कराया जाता है उसे क्या कहते हो, या तो नॉर्मल कराओगे या वो कराओगे, कौन सा, स्पेशल, फाइनल, एनुअल, सेल टैक्स रिटर्न, कौन सा। यानी या नॉर्मल जमा कराओगे या वो जमा कराओगे। सिंपल सी बात है, आप देखो एनुअल होगा, नन ऑफ अबव कैसे आएगा। कंपनीज तो कराती हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसके ऑप्शन में नन ऑफ अबव है, ठीक है ना। 13 ऑप्शन जो इसका आंसर किया वो नन ऑफ अबव ही आ रहा है। लेकिन ये देखो ना, इस तरह भी तो सेंस बन सकती है कि जो एनुअल रिटर्न है, जो एनुअल कर रहा है वो नॉर्मल तो नहीं कर रहा होगा, मंथली तो नहीं कर रहा होगा ना, वो एनुअल ही कर रहा होगा ना। इस ऑप्शन पे मुझे भी डाउट आई है, मैं मज़ीद इसे देख के ना डिटेल में फिर आप लोगों को बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी फर्निश इन एडिशन टू द नॉर्मल रिटर्न, कौन से।
अब यहाँ भी वो यही कह रहा है एनी, ये तो हमें समझ आता है कि स्पेशल रिटर्न मंथली वो जमा करा रहा है। स्पेशल रिटर्न इसलिए मांगा जाता है कि उसे कमिश्नर को या एफबीआर को डाउट है तो वो डिटेल मांग लेता है। फाइनल रिटर्न कब जमा कराता है, वो मंथली तो करवा ही रहा है ना, मंथली करवा, लेकिन अगर वो डी रजिस्ट्रेशन कर रहा है मतलब अब ख़त्म कर रहा है अपना हिसाब किताब एफबीआर के साथ, तो वो एंड में फाइनल जमा कराएगा। ये भी समझ आया। इन एडिशन टू एनुअल सेल टैक्स रिटर्न और नॉर्मल, ये थोड़ा सा इसमें मैं भी डाउट हूँ, तो मैं आपको वो सेक्शन पढ़ के ना फिर बताऊंगा। बुक में बाज़ वक़्त गलतियाँ भी तो हो सकती हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है ये 100% ठीक लिखी हो। इन केस ऑफ चेंज इन द सेल टैक्स रेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, टैक्स पीरियड के दौरान टैक्स रेट चेंज हो जाए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बताएं जी क्या होगा। अब दोनों की अलग सेपरेट रिटर्न नहीं बनेगी, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। नहीं, देखो टैक्स पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिटर्न बिफोर चेंज एंड आफ्टर change shall be furnished separately. Two return are furnished for the normal tax period, all of above. तो बी ऑप्शन नहीं आएगा। Which of the following return is furnished along with बीटा? नहीं, ऑल ऑफ अबव भी आ सकता है। ठहरो मैं की देखता हूँ इसकी। पंद्रह डी ऑल ऑफ अबव कह रहा है। बात तो उसकी लॉजिकली है, फिर पढ़ते हैं। देखो यहाँ वो कह रहा है, फिर पढ़ते हैं इसे। अब टैक्स रेट चेंज हो गया, टैक्स पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बात तो ठीक है, टैक्स पीरियड दो हिस्सों में तकसीम हो गया जब रेट चेंज हो गया। रिटर्न बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज, ये तो हमें पहले से पढ़ा है, ये क्लियर है। फिर आगे वो कह रहा है टू रिटर्न्स आर फर्निश्ड, दो रिटर्न जमा कराने होंगे फॉर नॉर्मल टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ये ऑल ऑफ अबव, ये ठीक है, उसकी उसकी बात लॉजिकल है, ऑल ऑफ अबव है। ये याद रखना, ये कंफ्यूजिंग है, इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। सेक्शंस छोड़ के ना वैंस ने बहुत अच्छे एमसीक्यूज बनाए हैं, सेक्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। सेक्शंस और चैप्टर्स, उसकी एक अलग लिस्ट बना देता ना मिसलिनियस में जाके एंड पे, और सारी वो लिस्ट बना देता, तो बड़ी ज़बरदस्त बुक हो जाती 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न इज़ फर्निश्ड अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, बताएं जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न इज़ फर्निश्ड अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ सेल टैक्स? नील, स्पेशल, नॉर्मल, ऑल ऑफ अबव। हाँ, नील में तो सेल टैक्सेबल सप्लाई पे वो होता ही नहीं है ना, टैक्सेबल सप्लाई नहीं हुई। स्पेशल तो वैसे उस पर पेमेंट नहीं होती, तो ये तो दोनों गए, बाकी ये बचा, ऑल ऑफ अबव हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाले दोनों गए। अच्छा, वेयर अ पर्सन डज नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, तो क्या करेगा वो? नील जमा कराएगा ना, नील रिटर्न। नील सेल टैक्स रिटर्न रिप्रेजेंट, नील सेल टैक्स रिटर्न क्या रिप्रेजेंट करती है? नॉर्मल, बिल्कुल। आगे है इन केस ऑफ चेंज इन द सेल टैक्स रेट ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, फाइनल रिटर्न इज फर्निश्ड, ये तो उस सूरत में होती है ना जब डी रजिस्ट्रेशन हो। एनुअल रिटर्न ये कम, स्पेशल रिटर्न ये तो या सी आई डिटेल फंक्शन। अच्छा, मैन्युफैक्चरर हैज़ मोर देन वन ब्रांच डिवीजन एंड 19 का था ये वाला डी। मैन्युफैक्चरर हैज़ मोर देन वन ब्रांच डिवीजन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वो कित जमा कर, ये पॉइंट मैं आपको वहाँ रीडिंग में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ये मैं बताना भूल गया हूँ आपको, ठीक है ना। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, डिवीजन्स हैं, तो वो क्या करेगा, उसका कौन सा रिटर्न होगा? इसका होगा सेपरेट रिटर्न फॉर ईच
इज फर्निश्ड, कंपोजिट रिटर्न इज फर्निश्ड, नो रिटर्न, नन ऑफ अबव। तो ये सेपरेट जमा कराता है। अगर एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है उसका डिफरेंट आरटीओज में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग काम है, तो हर एक का अलग अलग रिटर्न जो है ना वो जमा कराएगा। क्लियर? लेकिन अगर एक कोई ऐसा पर्सन है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना, और वो उसकी ब्रांचेस मुख्तलिफ हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से हट के नॉन मैन्युफैक्चरर है, अगर उसकी डिफरेंट आरटीओज में ब्रांचेस हैं तो फिर वो सिंगल जमा कराता है, कंपोजिट रिटर्न आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है, उसकी मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ आरटीओज में फैक्ट्रियाँ हैं, तो फिर वो सेपरेट रिटर्न जमा कराता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। समझ आ गया? फिर समझाऊँ? सबको क्लियर है ये पॉइंट? ये उधर रीडिंग में लिखा हुआ था, मैं पढ़ना भूल गया था, शायद स्किप कर गया था। आवाज़ नहीं आ रही लगता। ये जो सेल टैक्स में इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये याद रखनी पड़ती हैं। तो इस 21 का बोर्ड है, यानी बोर्ड के पास अख्तियार है कि वो क्वार्टरली रिटर्न भी मांग सकता है किसी से। बोर्ड में डिमांड टू फर्निश, बोर्ड में डिमांड टू फर्निश, एक मिनट, अच्छा आगे है, द बोर्ड में डिमांड टू फर्निश मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअली रिटर्न, एनी ऑफ अबव। जी, बोर्ड तो बड़ा, उसके में बड़े इख्तियार हैं, वो कोई भी रिटर्न डिमांड कर सकता है। अच्छा, रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 में बी फर्निश्ड विद इन। अब ये उसने अंदर बताया नहीं है, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये 120 डेज़ होता है। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें अभी आने वाली हैं आगे, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। रिवाइज्ड रिटर्न यानी रिटर्न दोबारा, जैसे रिवाइज्ड होता है, रिवाइज्ड कोर्स, रिवाइज्ड रिटर्न दोबारा कैलकुलेशन की गई है, तो वो कब तक जमा कराना होता है? 120 दिन के अंदर। क्या? 120 दिन के अंदर। टाइप्स ऑफ रिटर्न अंडर सेल टैक्स एक्ट कितनी होती हैं? तो ये तीनों टाइप्स हमने पढ़ी हैं, वैसे तो 4 होती है ना टोटल, ये तीनों हमने पढ़ी हैं। ऑल ऑफ अबव। रिटर्न विच इज़ फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ डी रजिस्ट्रेशन, कौन सा होता है? ये फाइनल रिटर्न होता है। फाइनल रिटर्न इज़ फर्निश्ड when a person seeks deregistration, where a CIR seeks information regarding the purchase। ये यही ऑप्शन ही है, ए ऑप्शन, जब डीरजिस्ट्रेशन होता है। और अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि रिटर्न डिमांडेड बाय बोर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा होगा? रिटर्न डिमांडेड बाय बोर्ड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशल रिटर्न। रिटर्न डिमांडेड बाय CIR फॉर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, स्पेशल रिटर्न। सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट फॉर द टेली कम्युनिकेशन कंपनी। अब ये वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये आप लोग याद करके जाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन सेल टैक्स में हैं सही, ठीक है ना। तो ये आता है इसका, ये बी ऑप्शन है, ठीक है ना। जो टेली कम्युनिकेशन कंपनी होते हैं उसको फाइलिंग जो डेट होती है वो क्या होती है? 21 होती है, 21। वैसे तो नॉर्मल तो 15 तारीख होती है ना हर महीने की, और लेकिन टेली कम्युनिकेशन के लिए वो 21वीं तारीख होती है महीने की। अच्छा, और इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी के लिए क्या होती है? उसके लिए 25 तारीख का तक का टाइम होता है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। टेली कम्युनिकेशन कंपनी के लिए 21, और ये जो है ना पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी के लिए 25। अच्छा, आगे है, सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट इज डैश ऑफ एवरी मंथ फॉर द कंपनीज अदर देन टेली कम्युनिकेशन एंड पेट्रोलियम। उसके लिए क्या? अब ये तो बताओ ना। 20 तारीख को, 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 20 तारीख
जी हाँ 15, हाँ ये इनकम टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइलिंग डेट इज़, अब ये भी उस उधर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा MCQs में मिलेंगी जितने भी चैप्टर आएंगे, तो आप लोगों ने याद करनी है। ये इनकम टैक्स विद होल्डिंग जो टैक्स है ये भी 15 तारीख होती है, ठीक है, इसकी भी 15, इसकी 15, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि वो 21 और 25 वाली। आगे है फर्निशिंग ऑफ क्वार्टरली सेल टैक्स रिटर्न इज अलाउड टू, किसको अलाउ होता है, तो इसका ऑप्शन है ये वाला, CNG स्टेशन एंड रिटेलर्स, CNG स्टेशन एंड रिटेलर्स, ये याद रखना, ये 3 पॉइंट ज़रा हट के हैं, ठीक है ना। ये क्वार्टरली CNG स्टेशन एंड रिटेलर ये क्वार्टरली जमा कराते हैं, और इनके लिए 21 है, और पेट्रोलियम वालों के लिए 25 तारीख लास्ट डेट होती है। आगे है हु शैल फर्निश एनुअल सेल टैक्स रिटर्न अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990, ऑल टैक्स पेयर अदर देन इंडिविजुअल्स, only individual shall furnish the annual sale tax return, only private and public limited company shall furnish annual tax return, sale tax return। बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है। एनुअल कौन जमा करा रही है, एनुअल कौन कराती है, जी आवाज नहीं आ रही, एनुअल कौन जमा कराती है, हाँ यही तो है, पढ़ा तो था भी एनुअल में जाएगा। अच्छा आगे है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी शैल फर्निश, जी अब ये बताएं, यहाँ भी वही पॉइंट है, फिर उसका वो जो पिछला पॉइंट था वो ठीक था, वो रेगुलर रिटर्न भी जमा कराती है, एनुअल भी इन एडिशन टू है, वो भी अपना कंसेप्ट फिर ठीक कर लें, जिसे हमने डाउट पे रखा था, या 3 बार एक ही चीज़ बता रहा है। एनुअल सेल टैक्स रिटर्न इन एडिशन टू रेगुलर रिटर्न, मतलब जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज होती हैं वो 2 रिटर्न जमा कराती हैं, एक रेगुलर भी कराती हैं और साथ में साल के साल भी करवाती हैं। क्लियर। एनुअल सेल टैक्स रिटर्न शैल बी फर्निश्ड अप टू, एनुअल कब तक जमा कराते हैं, अब ये तो आसान सा पॉइंट है, जल्दी जल्दी बताओ अल्फा, ठीक है, MCQ खुद सॉल्व कर लेना। ये जो रिकॉर्ड एंड बुक्स होता है ना, टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी होता है कि वो 6 साल तक अपने पास रिकॉर्ड रखे, कंप्यूटराइज भी रख सकता है, मैनुअल भी रख सकता है, उसकी मर्ज़ी पे है। अब जब लैंग्वेज की बात आए तो लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में वो रख सकता है, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश के अलावा और कोई किसी और कंट्री की लोकल लैंग्वेज है, यानी उर्दू नहीं है, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, उर्दू नहीं है, उर्दू के अलावा कोई हिंदी है मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो उसे कन्वर्ट करे इसी लोकल में या इंग्लिश में। बस ये 3 पॉइंट अहम है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट अहम है कि रिकॉर्ड जो है वो बिजनेस प्लेस पे रखा जाएगा, ठीक है ना, और रजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इसमें 3-4 पॉइंट, ये पॉइंट बहुत अहम है, ये MCQs आपका आएगा कि इसे 6 साल तक रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है, चाहे आप टैक्स वगैरह पे कर भी चुके हैं, 6 साल तक टैक्स पेयर को अपना रिकॉर्ड रखना होगा। दूसरा, कंप्यूटराइज भी रख सकता है, मैनुअल भी। तीसरा, लैंग्वेज की बात है कि वो लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश दोनों में रखे या किसी एक में रखे, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर किसी ऐसी लैंग्वेज इन दोनों से हट के किसी भी लैंग्वेज में रख रहा है तो फिर ट्रांसलेट करेगा। अच्छा, अब ये MCQ बिल्कुल थोड़े से हैं, ये आप कर लीजिएगा, ये आसान सा है, ठीक है ना। अच्छा थोड़े से हैं, जल्दी जल्दी करा देता हूँ। अब मैं थोड़ी स्पीड से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक वर्ड नहीं पढ़ रहा, वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर सेल टैक्स रिकॉर्ड मे बी ऐड, बताएं बिजनेस प्रेमिसेस, हेड ऑफिस, बोथ ए बी, नन ऑफ अबव। ये लिखा हुआ है, रिकॉर्ड बिजनेस प्लेस पर रखा जाएगा या फिर हेड ऑफिस, दोनों जगह रखा जा सकता है, ठीक है ना, हाँ दोनों। और इसके अलावा अकाउंट शेड भी, अकाउंट्स किस तरह आप रखोगे, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट किस तरह रख रहे हो,
डबल एंट्री सिस्टम के तहत। क्लियर। आगे है टाइम फॉर, कितने टाइम के लिए रखना है, 6 साल के लिए रिकॉर्ड अपने पास रखना है। और इसके अलावा रिकॉर्ड किस लैंग्वेज में रखना है, ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन उर्दू, ओनली इन लोकल, ये वाला ऑप्शन ठीक है। एनी ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश और उर्दू में से कोई, लेकिन अगर इनके अलावा किसी लैंग्वेज में तो फिर ट्रांसलेट करना है आपने, या इंग्लिश में या उर्दू में करके दे दो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन टैक्स इनवाइस, टैक्स इनवाइस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया। टैक्स इनवाइस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं, एक उसमें डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिटेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर और रेसिपिटेंट, यानी लेने वाले का, लेने जो सप्लाई कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सप्लाई वसूल कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका एड्रेस उसका एड्रेस, दोनों का ऑल ऑफ अबाउट। तो ये है। अब मैं आपको ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये ऐसे जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये आसान है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको बताया भी है, कौन मेंटेन रखेगा, रजिस्टर्ड पर्सन, कहाँ, बिजनेस प्रेमिसेस या फिर किसी जगह रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह। लैंग्वेज कौन सी होगी, एट अ टाइम दोनों भी हो सकती हैं, और या किसी एक में, एट अ टाइम दोनों भी हो सकती हैं। फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइम ऑफ रिकॉर्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब रिकॉर्ड ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये बिल्कुल आसान से आप पढ़ेंगे ना, इतना मुश्किल नहीं है, इसे खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ना एक सेल टैक्स अकाउंट को मेंटेन करेगा डबल एंट्री सिस्टम के तहत, ये पॉइंट आप देखिएगा लाजमी। अब टैक्स इनवाइस क्या होती है, टैक्स इनवाइस किस तरह की नज़र आती है, तो ये उसने सारा बताया हुआ है। टैक्स इनवाइस में क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, वैल्यू ऑफ एक्सक्लूसिव टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, और उसके बाद वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ये भी बहुत आसान है, इसे एक बार आपने पढ़ लेना है, आसान सी चीज़ें। और ये जो होती है टैक्स इनवाइस, उस ये अपने पास रखनी होती है ताकि आप रिटर्न जब फाइल कर रहे हैं तो ये प्रूफ के तौर पे काम आती है, ठीक है ना। फिर आगे वो बताता है इशूएंस ऑफ इनवाइस इलेक्ट्रॉनिकली, फिर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, ये तो आप पढ़ चुके हो, 6 साल के लिए अपने पास रखना होता है। असेस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, कमिश्नर इंग्लैंड कभी भी चाहे ना आपके रिकॉर्ड तक एक्सेस कर सकता है, ये उसकी मर्ज़ी होती है। ये आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये आप पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद पेनल्टीज़ बच गया, ये कल कर लें फिर। और इसके बाद अपील्स भी है, ये मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को, है आसान लेकिन चलो मैं समझाऊंगा, वो जल्दी याद हो जाएगा। ये अपील्स, ये आसान सा, ये पढ़ लीजिएगा, ये आसान है। मज़ीद जो इसने चैप्टर स्किप किया है ना, जो चैप्टर सेल टैक्स के, तो उसे और बुक से भी कवर करवा दूंगा आपको।